मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। मित्रों, आवारा मसीहा के 3 पर्व हैं। मैं तीसरे पर्व दिशांत के अब तक 7 भागों का वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 8 राजनीतिक अभिज्ञता का साहित्य का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शरतचंद्र कभी नियमित होकर नहीं लिख सके, उनसे लिखाया जाता था। पत्र पत्रिकाओं के संपादक घर पर आकर बार बार धरना देते थे, बार बार आग्रह करने के लिए आते थे। भारतवर्ष के संपादक राय बहादुर जलधर सेन आते, शरद बाबू के सेवक भोला को पुकारते, ओरे भोला, चाल ले आ और भीतर बहू माँ को कह दे कि आज मैं यहीं नहाऊंगा खाऊंगा। इतना कहकर वे कपड़े उतारते और एक तकिए के सहारे लेटकर चुरुट पीने लगते। शरद बाबू सब कुछ देखते, मुस्कुराकर पूछते, क्या बात है दादा, इस सब का क्या मतलब है? मतलब 5 बजे चाय पी कर जाऊंगा, तुम्हारा लेख भी लेता जाऊंगा, इसलिए अब समय व्यर्थ न खोकर लिखना शुरू कर दो। विचित्रा के लिए लेख लेकर आते श्री तुलसी, जो रेल विभाग में काम करते थे। उपेंद्र नाथ स्वयं स्टेशन जाकर लेख ले आते थे। वे स्वयं इसलिए जाते थे जिससे शरद बाबू उनका लिहाज करके सुस्ती न करें। यदि ये लोग ऐसा न करते तो उनके लिए लिखना असंभव जैसा था। इसी बात की गवाही देती हुई उनकी कितनी ही रचनाएं असमाप्त पड़ी रह गई हैं। काशी प्रवास में उनकी भेंट साहित्यकार श्री केदारनाथ बंदोपाध्याय से हुई थी। शीघ्र ही वह भेंट प्रगाढ़ बंधुत्व में परिवर्तित हो गई। उन्हीं केदार बाबू ने अपनी पत्रिका प्रवास ज्योति में लिखने के लिए उनको आमंत्रित किया था। वे तुरंत उन्हें एक उपन्यास देने के लिए वचनबद्ध हो गए, लेकिन बार बार आग्रह करने पर केवल एक किस्त ही वे भेज सके। उस समय एक बार एक पत्र में उन्होंने लिखा, आपके साथ मेरा व्यवहार काफ़ी निंदनीय हो गया, लेकिन मजबूर होकर ही ऐसा हुआ। आशा है भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं होगा। पहली बात है, बीमार में बिस्तर पर पड़ा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जब शरीर स्वस्थ हुआ तो दूसरे उपसर्ग दिखाई पड़े। आपके लिए रचना इस महीने भेज सकता था, पर भारतवर्ष में न भेजने के कारण आप लोगों को भी न भेज सका। उनको न देकर आप लोगों को देने से उनको असीम व्यथा ही न पहुंचती, अपमान भी होता। इस महीने से फिर सब कुछ नियमित होगा। मुझे लेकर जो भी कोई कारोबार करते हैं उन्हें इसी तरह भुगतान करना पड़ता है। मैं केवल खुद ही अन्याय नहीं करता और 5 आदमियों को भी विडंबित करता हूँ। इसे आप लोग निज गुण से क्षमा करें। स्वभाव, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा किस्त भेज रहा हूँ। इस विषय में इस बार निश्चिंत रह सकते हैं। यह बात है 1 नवंबर 1920 ईस्वी की। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वे उनको कुछ भी नहीं भेज सके। यह तथाकथित असमर्थता उनके स्वभाव का अंग बन गई थी। कारण अनेक थे, होते ही हैं। जो मजलिसी हैं उनके लिए न काल कोई अर्थ रखता है न नियम। इन्हीं केदार बाबू के साथ वे काशी में गपशप करते करते दिन पर दिन बिता देते थे। केदारनाथ अस्वस्थ हैं, इन्हें बाहर लेकर जाना ही होगा। तांगे वाले को आदेश मिला 8 बजे आने का। वह आया, पर अभी तो चाय चल रही है। अब नवयुवक मिलने आ गए हैं। 12 बज गए। अब क्या जाने का वक्त है? अच्छा, 4 बजे आना।
न न, डरो नहीं, किराया पूरा मिलेगा। तांगे वाला 2 दिन ऐसे ही आता रहा और रात को 11 बजे पूरा किराया लेकर जाता रहा। उनका बाहर जाना न होना था, न हुआ। ऐसा व्यक्ति अगर अफीम भी खाता हो तो एक तो करेला, फिर नीम चढ़ा। एक और अवसर पर अपने इस चिरपरिचित असमर्थता की कैफियत देते हुए उन्होंने कवि गिरजा कुमार को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने अपने मन की कुछ अधिक स्पष्टता से बात कही है। मुझे यह विश्वास है कि किसी और के सामने अपने दोषों के स्पष्टीकरण देने का कोई मार्ग हो या न हो, तुम्हारे सामने तो है। कारण यह कि तुम केवल किसी मासिक या साप्ताहिक के संपादक ही नहीं हो, स्वयं कवि भी हो, अर्थात सगोत्र हो, सजातीय हो। साहित्य सेवा में जो आनंद है और जो वेदना होती है उसको जानते हो। साहित्य सेवी की दुर्वस्था को पहचानते हो। तुमको यह बताना नहीं होगा कि साहित्यकार का वाह और अंतर दोनों एक सूत्र में गुथे हुए नहीं होते। एक के प्रमाण से दूसरे पर विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी विडंबना भी होती है कि जब शरीर स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन मन एकदम दिवालिया हो जाता है। मस्तिष्क होड़ता है बिल्कुल रेगिस्तान। उसको हिलाने डुलाने से भाव के बदले अभाव की रसहीन धूल ही बाहर आना चाहती है। आजकल मेरी यही दुरावस्था हो रही है। कैफियत नाना प्रकार से दी जा सकती है, दी भी जाती थी, लेकिन सत्य यही है कि उनसे रचना प्राप्त करने के लिए संपादकों को बहुत बार आग्रह का ऋजु पथ छोड़कर दुराग्रह का कुटिल मार्ग ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ता था। उस बार बिजली के संपादक नलिनीकांत सरकार ने पूजा के अंक के लिए समय से बहुत पहले एक रचना के लिए प्रार्थना की। शरत ने कहा, तुम्हारे पत्र में मैं निश्चय लिखूंगा। आश्वासन पाकर नलिनी बाबू धन्य हो गए। 1 सप्ताह बाद वे फिर आए। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। बातों का भी कोई अंत नहीं आया। सन्यासी दल की कथा, वेश्यालयों में रहने की कथा, यात्रा दल, गाना बजाना, नाटक, अतीत के जीवन की न जाने कितनी कहानियां उन्होंने नलिनी बाबू को सुना डाली। विदा के समय नलिनी ने पूछा, दादा मेरे लेख की बात तो याद है ना? उत्तर दिया, खूब याद है, तुम्हें एक लेख दूंगा। दिन बीते, महीने बीते, नलिनी आते रहे। आतिथ्य, स्नेह, कथा वार्ता सभी कुछ होता रहा, पर लेख नहीं लिखा जा सका तो नहीं लिखा जा सका। आखिर नाम देने का समय आ गया। उसी उत्साह से शरद बाबू ने कहा, निश्चय ही लेख दूंगा। कहा है तो दूंगा, तब नाम देने में क्या। नाम भी छप गया, पर लेख कहीं नहीं था। अंत में एक दिन निश्चित करना ही पड़ा। उस दिन आने पर नलिनी बाबू को जो कुछ मिला वह यह पत्र था। श्रीयुत बिजली संपादक, परम कल्याणेशु, देश की अनेक समस्याओं की आलोचना तुम्हारे बिजली पत्र में छपती है। मुझे भी बहुत कुछ देखने का सुयोग मिला है। सोचा था इस अंक में उन्हीं के बारे में लिखूंगा, किंतु शरीर इतना टूट गया है कि कुछ न लिख सका। भरोसा यही है कि न तो तुम्हारा पत्र बंद होगा और न ही मैं मरूंगा। स्वस्थ होते ही लिखना शुरू करूंगा। वादा पूरा न कर पाया, इसका दुख है। उस पर तुम क्रोध करोगे तो दुख और बढ़ जाएगा। अच्छी तरह जानता हूं वह तुम नहीं करोगे। तुम्हारा श्री शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। उस वर्ष के पूजा अंक में यही पत्र छपा। अगले वर्ष पूजा अंक के लिए फिर आग्रह की बारी आई। वही कहानी फिर दोहराई जाने लगी। आखिर फिर अंतिम दिन निश्चय हो गया। उस दिन जाकर नलिनी बाबू ने देखा घर में मेहमानों की भीड़ है। शरद बाबू ने कहा, देखते हो इस भीड़ में कहीं लिखा जा सकता है। 2 क्षण चुप रहने के बाद नलिनी बाबू बोले, जानता था लेख नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आज किसी और उद्देश्य से आया हूं दादा। वह क्या है? दादा, बिजली से जो मिलता है उससे पेट नहीं भरता। छोटे छोटे बच्चों को गाना सिखाकर रोजगार करता हूं। रामकृष्णपुर में सुना है अमुक सज्जन को एक ऐसे ही मास्टर की आवश्यकता है। वे आपके पास आते हैं, आप उनसे कह देंगे तो काम हो जाएगा। लेख देने से इतनी सरलता से मुक्ति मिल जाएगी, यह कल्पना शायद
शरद बाबू ने नहीं की थी। बहुत खुश हुए और जैसा कि उनका स्वभाव था तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। नलनी बाबू टैक्सी ले आए, लेकिन वे तो चले ही जा रहे हैं। गंतव्य स्थान आकर भी चला गया है, टैक्सी रुकती ही नहीं। शरद बाबू ने पूछा, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? नलनी बाबू ने उत्तर दिया, दादा, मेरा मेष आ गया है। जब आ ही गया है तो चलिए, मेरे निवास स्थान पर चलिए। यह सौभाग्य मिला है तो चा पीकर और कृतार्थ कीजिए। ऊपर जाकर सरकार महाशय ने शरद बाबू को बड़े आदर के साथ एक कमरे में बिठाया। चाय और खाने के लिए सामान लाने का आदेश दिया। आने पर उसी के साथ एक पैकेट सिगरेट, दिया सलाई, राइटिंग पैड और फाउंटेन पेन भी उनके सामने रखे। चकित होकर शरद बाबू ने पूछा, यह सब क्या है? सरकार महाशय ने शांत भाव से उत्तर दिया, दादा, चाय पीकर दया करके मेरा लेख लिख दीजिए। बिना लेख लिखे आपका छुटकारा नहीं हो सकता। इस कमरे का दरवाजा बंद करके मैं पास के कमरे में रहूंगा। लेख पूरा होने पर मुझे पुकार लीजिए, दरवाजा खोल दूंगा। यह कहते हुए वे बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। जाते समय पाया कि विस्मय विमूढ़ शरदचंद उनकी ओर देख रहे हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर शोर मच गया कि शरदचंद कमरे में बंद होकर लेख लिख रहे हैं। 3 घंटे बाद दरवाजे पर आहट हुई। शरदचंद ने भीतर से पुकारा, नलनी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। हाथ में लेख लिए शरदचंद खड़े थे। बोले, तुझे धन्य है लड़के, यह रहा तेरा लेख। लेख का नाम था कतिपय दिनों की भ्रमण कहानी। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वे दिल्ली गए थे, उसी का यह रोचक यात्रा विवरण था। लेकिन अचरज यह कि उन्हें तनिक भी तो क्रोध नहीं आया। उसी तरह हंसते हंसते नलनी के साथ शिवपुर लौट गए। यह सब ठीक है, परंतु क्या यह भी सत्य नहीं कि लिखने में द्रुत गति कलर की योग्यता हो सकती है, लेखक की नहीं? शरद बाबू ने एक नई लेखिका को यही उपदेश दिया था। यह बात है जून जुलाई 1928 ईस्वी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 8 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 9 लिखने का दर्द का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। अपनी रचनाओं के कारण शरद बाबू विद्यार्थियों में विशेष रूप से लोकप्रिय थे, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेजों से उनका संबंध अभी भी घनिष्ठ नहीं हुआ था। उस दिन अचानक प्रेसिडेंसी कॉलेज की बंगला साहित्य सभा के संपादक ने निश्चय किया कि इस बार अवश्य कुछ नया करके दिखाना है। बात है 30 अगस्त 1923 ईस्वी। सभी लोग शरद ग्रंथावली पढ़ते हैं, क्या उन्हीं शरद को नहीं बुलाया जा सकता? बस एक दिन 2 विद्यार्थी पहुंचे शिवपुर। किसी तरह कुत्ते की यातना से मुक्ति पाकर देखा कि घर के सकरे बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटा नंगे बदन एक व्यक्ति हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। एक साड़ी को लुंगी की तरह बांधे हुए है, जनेऊ माला की तरह गले में अटका है, खिचड़ी बाल कंधे तक आ गए हैं। दोनों ने नमस्कार किया। उत्तर में 2 तीक्ष्ण आंखें उठी। मित्रों, जो 2 विद्यार्थी गए थे उनमें एक थे जरासंध, जो बाद में स्वयं प्रसिद्ध लेखक हुए। तो देखिए फिर क्या हुआ। शुष्क गले से पूछा, कहाँ से आना हुआ? प्रेसिडेंसी कॉलेज से। क्या काम है? बेचारे विद्यार्थी इस शुष्क व्यवहार के लिए शायद प्रस्तुत नहीं थे। प्रयोजन बताया कि साहित्य सभा का अध्यक्ष बनाने की प्रार्थना लेकर आए हैं। शरद बाबू ने तुरंत इनकार कर दिया, मैं किसी सभा वभा में नहीं जाता। उस दिन एक स्कूल के लोग आए थे, मैं नहीं गया। विद्यार्थियों को जैसे आघात लगा। बोले, हम किसी स्कूल से नहीं आए, प्रेसिडेंसी कॉलेज से आए हैं। शरद बाबू ने कहा, एक ही बात है, वह छोटा स्कूल है, तुम्हारा बड़ा हो सकता है, किंतु वहां जाकर मैं क्या करूंगा? बंगाल में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, फिर मुझे बोलना नहीं आता। एक काम करो, जलधर सेन को ले जाओ, वह साहित्यकार भी हैं और राय बहादुर भी। विद्यार्थियों ने समझाने की चेष्टा की,
कि उन्हें न राय बहादुरी से प्रेम है और न सामाजिक प्रतिष्ठा से। वे उनके कारण ही उनके पास आए हैं। अब शरद बाबू ने कुछ गंभीर होकर कहा, क्या तुम मेरी पाठ्य पुस्तक भी पढ़ते हो? तुरंत एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, आप अपनी कोई भी पुस्तक ले लें, कहीं से पूछ लें, सब याद है। शरद बाबू ने कहा, मैं तो समझा था पढ़े लिखे लड़के हो, बंगला नहीं पढ़ते होगे, कॉन्टिनेंटल लिटरेचर पढ़ते होगे। शिक्षित वर्ग में आजकल वही व्यापार चलता है। वह युग कॉन्टिनेंटल साहित्य का ही था। पर विद्यार्थियों ने कहा, आप ठीक खबर नहीं रखते। तरुण समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है और तरुणोचित आवेश में वे न जाने क्या क्या कहते रहे और वे चुपचाप सुनते रहे। उनके चुप होने पर भी वे कई क्षण चुप रहे, फिर बोले, मैं तो यह नहीं समझता था, मेरे पास तुम्हारे जैसे विद्यार्थी कहाँ आते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं यह करो, यह मत करो। बंकिम ने जैसे पाप के क्षय और पुण्य की जय पताका फहराई है, ऐसा ही आप भी करो। आप पाप को ऐसे अंकित करते हैं जैसे वह कोई बहादुरी हो। ऐसे पथ प्रदर्शन से उन्हें बड़ी चीड़ थी। वह अपनी स्वाधीन चिंताधारा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहते थे और न स्वयं ही किसी का रहबर बनने की उनकी इच्छा थी। इसीलिए सभा सोसाइटियों में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पर आज वार्ता का क्रम कुछ ऐसा चला कि कुछ क्षण बाद नरम होकर वह बोले, अच्छा आ जाऊंगा, किंतु क्या बोलना होगा? जो आप चाहें। बहुत भीड़ तो नहीं होगी? भीड़ कहाँ, केवल हम ही होंगे। अच्छा ठहरो, तारीख लिख लो। दीवार पर लगे कैलेंडर में तारीख अंकित करने के बाद वे सहज स्नेह से बातें करने लगे। अपने अतीत की न जाने कितनी कहानियां उन्होंने उन दोनों विद्यार्थियों को सुनाई। एक ने पूछा, लोग कहते हैं श्रीकांत आपकी जीवनी है, क्या यह सत्य है? शरत हंसकर बोले, तुम क्या कहते हो? हम कैसे जानेंगे, हम तो पूछते हैं। वह फिर गंभीर हो गए, कहा, उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हुबहू अपनी कथा नहीं लिखता। उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। विद्यार्थी ने पूछा, आपके साहित्य में पतिताएं बहुत हैं, इसका क्या कोई विशेष कारण है? सहसा वे अनमने हो उठे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उदासी से भर आई। नली मुंह से निकालकर हाथ में ले ली, कहा, नहीं जानता। विशेष कारण क्या है? मैं बहुतों को जानता हूं, अपनी आंखों से देखा है। उनमें ऐसी वस्तु है जो बड़ों बड़ों में नहीं है। त्याग, धर्म, दया, माया, प्रेम, मनुष्य में जो कुछ अच्छा है उसका उनमें अभाव नहीं है। भद्रता के मोह में पड़कर इसे अस्वीकार करूं तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? कोई मनुष्य केवल काला ही है, उसमें कोई सुधरने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं होता। वे जैसे कहीं खो गए थे, इस तरह बोल रहे थे जैसे अपने से ही वे बातें कर रहे हों। किसी ने उनके कमरे की दीवार पर बंदूक और रुद्राक्ष माला को एक साथ देकर कहा था, इसी आपात असंगति में शरदचंद्र के व्यक्तित्व और साहित्य साधना का रहस्य छिपा है। लेकिन फिर भी क्या सहज भाव से वे उस सभा में जा सके? ठीक समय पर ना कर बैठे। किसी तरह अनुनय विनय, आवेदन निवेदन और अंत में विक्षोभ प्रदर्शन के बाद ही उन्हें ले जाया जा सका। वहां भीड़ ही भीड़ थी। उनको देखने को लोग पागल रहते थे, पर वे थे कि आतंकित हो उठे। बोले, यह क्या किया, इतने मनुष्य? लेकिन जब खड़े हुए तो अपनी रचना प्रक्रिया और साहित्य सृजन की पृष्ठभूमि की विस्तार से चर्चा करते हुए तरुणों को अपना पृष्ठपोषक स्वीकार किया।
तरुण विद्यार्थी उन दिनों देशभक्ति और क्रांति की भावना से भरे हुए थे। शरदचंद्र में उन्होंने न केवल एक प्रसिद्ध लेखक को देखा, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी को भी पाया जो उनका पथ प्रदर्शक बन सकता था। केवल तरुणों ने ही नहीं, उस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी जगत तारिणी स्वर्ण पदक देकर उनका सम्मान किया। इससे पहले केवल रविंद्रनाथ ही यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे। वे केवल FA तक पढ़े थे, परंतु विश्वविद्यालय ने एक बार उन्हें BA परीक्षा के बंगला भाषा के पत्रकार रचयिता भी नियुक्त किया था। इसी समय यूरोप से यह समाचार आया कि इस वर्ष नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिलने वाला है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल और श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ शरदचंद्र का नाम भी लोगों के जिह्वा पर था। इस बात की चर्चा करते हुए इलाचंद जोशी ने एक दिन उनसे पूछा, यह सब सुनकर आपको कैसा लगता है? शरद बाबू ने उत्तर दिया, यदि पुरस्कार मिल गया तो अच्छा ही है, और न भी मिला तो मुझे कोई विशेष खेद नहीं होगा। संसार के सभी प्रतिभाशाली लेखकों को नोबेल पुरस्कार मिल ही जाएगा यह निश्चित नहीं है। फिर भी यह बात माननी पड़ेगी कि यह पुरस्कार किसी भी लेखक के लिए प्रलोभनीय है। जोशी जी ने पूछा, प्रलोभनीय किस अर्थ में? शरदचंद्र बोले, जिसे यह पुरस्कार मिल जाता है उसकी ख्याति सारे संसार में फैल जाती है, और इतनी बड़ी ख्याति का प्रलोभन न हो ऐसा कोई कवि या लेखक हो सकता है? यह मैं नहीं मानता। मैं इतना बड़ा ढोंगी नहीं बनना चाहता कि तो उससे कह दूं कि मुझे इसका कोई भी प्रलोभन नहीं है। सम्मान बढ़ रहा था, साथ ही सभा समितियों में बुलाने का आग्रह भी। अगले वर्ष उन्होंने बंगीय साहित्य परिषद नदिया शाखा के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। बात है 26 सितंबर 1914 ईस्वी। मित्रों, यह अधिवेशन कृष्णनगर में हुआ। वहाँ वे श्री ललित कुमार चटर्जी के निवास स्थान पर ठहरे थे। चटर्जी महोदय एक सुप्रसिद्ध वकील ही नहीं थे, सर आशुतोष मुखर्जी के समधी भी थे। नाटककार द्विजेंद्र लाल राय भी कृष्णनगर के ही रहने वाले थे, इसलिए दिलीप कुमार भी ललित बाबू के मित्र थे। उन्हीं के कारण शरद बाबू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार हुए थे। स्वीकृति के बाद भी उन लोगों को आशा नहीं थी कि वे आ जाएंगे। फिर भी ठीक समय पर वे लोग शरद बाबू को लेने के लिए स्टेशन पर आए। नगर के और भी अनेक संभ्रांत व्यक्ति साथ में थे। ट्रेन आई, यात्री उतरे, लेकिन शरद बाबू किसी भी कंपार्टमेंट के द्वार पर दिखाई नहीं दिए। अंदर ढूंढने पर पाया कि वे एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए शांत भाव से गुड़गुड़ी पी रहे हैं। सामने नौकर खड़ा है जो अब तक चिंतामग्न थे। वे सब व्यक्ति प्रसन्न हो उठे, बड़े आदर से उन्हें नीचे उतारा और विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। ललित बाबू के घर पर ही बहुत से लोग आ गए थे। शरद बाबू दिन भर हुक्का और चाय पीते रहे, कहानियां सुना सुना कर सबको हंसाते रहे। सभी को उन्होंने व्यस्त रखा। दूसरे दिन भी इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। ललित बाबू जानना चाहते थे कि उन्होंने अपना अध्यक्षी भाषण लिख लिया है या नहीं। पता लगा नहीं लिखा है। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा, जानते हो ये बहुत नर्वस स्वभाव के व्यक्ति हैं, भीड़ का सामना नहीं कर सकते। अब यह देखना तुम्हारा काम है कि ये अपना अध्यक्षी भाषण लिख लेते हैं। कचहरी से वे 3 बजे लौटे। देखा शरद बाबू अभी तक मजलिस लगाए बैठे हैं। सभा 2 घंटे बाद ही तो होने वाली है। अब कहीं याद दिलाने पर शरद बाबू कागज कलम लेकर कमरे में गए। ललित बाबू की चिंता का पार नहीं था। इतने थोड़े समय में क्या वे कुछ लिख पाएंगे? लेकिन 4:30 बजे तक शरद बाबू अपना भाषण लिख चुके थे। ठीक समय पर वे लोग कृष्णनगर कॉलेज के सभा भवन में पहुंच गए। स्थानीय भद्र लोगों से वह
भवन खचाखच भरा हुआ था। तरुण विशेष रूप से बहुत उत्तेजित थे। शरद बाबू ने जब बोलना शुरू किया तो सहसा शांति छा गई, अंत तक छाई रही। भाषण सुनकर सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए। इतने थोड़े समय में इतना सुंदर संक्षिप्त सारगर्भित भाषण लिख डाला था उन्होंने। इसी सभा में दिलीप कुमार राय ने अपना प्रबंध शरद साहित्य में आदर्शवाद पढ़ा और निरुपमा देवी का यह गीत गाया, बाहिरेर न वो तुमी आमादेरी एक जन। सभा के बाद भोजन की सभा का आयोजन था। मखमल के आसन पर अध्यक्ष को आसीन करके सब लोग दिलीप कुमार राय की प्रशंसा करने लगे। किसी ने गाने की प्रशंसा की, किसी ने अभिनंदन की, तो किसी ने आवृत्ति की। शरद बीच में बोले, रुको, मंटू का गाना चमत्कार, आवृत्ति चमत्कार, उच्छ्वास चमत्कार, सब चमत्कार, किंतु सबसे अधिक चमत्कार जो वस्तु है उसे कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। सब चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। वे उसी गंभीरता से बोले, वह सबसे अधिक चमत्कार वस्तु है इनकी तिल्ली। साधु भाषा में उसे जिगर कहते हैं। वृंदावन, दिल्ली, आगरा, सभी जगह हम लोग साथ रहे हैं। मैं जो कुछ भी खाता वह मुझे बदहजमी कर देता। ये जो भी खाते वह इनकी शक्ति बन जाता। इतने इतने बैलून जितने पराठे, ईंट के बराबर जितनी मलाई, पहाड़ जितना ऊंचा पुलाव, कोफ्ता, कोरमा, सीख कबाब, पता नहीं सब कहाँ चला जाता था। किसी से भी इन्हें कोई बदहजमी नहीं हुई। इसीलिए कहता हूँ कि इनकी सबसे बड़ी संपदा गाना या लिखना या आवृत्ति नहीं है, इनका जिगर है। एक दिन इन्हीं दिलीप कुमार राय ने शरद बाबू को उस्ताद अब्दुल करीम का गाना सुनने के लिए आमंत्रित किया था। जब वे बुलाने के लिए आए तो वे बड़े गंभीरता से बोले, एक शर्त पर चल सकता हूँ, मुझे यह विश्वास दिला दीजिए। क्या विश्वास? कि वे रुक तो जाएंगे। सुनकर दिलीप कुमार एकदम अट्टहास हो उठे। शरद कभी स्वयं बड़ा अच्छा गाते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत से, विशेषकर उस्तादों से उनको कोई प्रेम नहीं था। एक दिन किसी मित्र के आग्रह पर वे गाना सुनने के लिए गए भी। पक्का राग था। आलाप के साथ उस्ताद एक ही वाक्य बार बार दोहराते थे, सैया तू कहाँ गैया, आरे मोरे सैया तू कहाँ गैया रे। बहुत देर तक सुनते रहे, लेकिन वे चुप नहीं रह सके। हुक्के की गुड़गुड़ी मुंह से निकालकर वे जोर से बोले, अरे तेरा सैया काशी मित्तर के घर गैया, उससे बाद क्या हुआ बताओ ना। मित्रों, इसका शुद्ध रूप है कहाँ गए सैया। चुटकुले में आते आते यह विकृत रूप हो गया है, तो लोग बोलते हैं सैया तू कहाँ गैया। दिलीप कुमार से जो कुछ उन्होंने कहा था उसका संबंध इसी घटना से था। जहाँ भी वे जाते, जहाँ भी वे बैठते, उस मजलिस में इस तरह हंसी के फव्वारे फूटते रहते। उन्होंने संगीत में रुकने की बात कही थी, परंतु जहाँ तक हास प्रयास की वृत्ति का संबंध है, वह स्वयं भी रुकना नहीं जानते थे। उस दिन भारतवर्ष के कार्यालय में केवल कर्मचारी ही थे, कर्ता कोई नहीं था। शरद बाबू उसी समय वहाँ पहुँचे। अफीम खाने का समय था। उन्होंने जैसे ही गोली मुंह में डाली, कर्मचारी उन्हें देखने लगे। वे बोले, तुम भी खाओ, मेरे जैसा लेखक बनना चाहते हो तो जरूर खाओ। और नाना प्रकार के प्रलोभन देकर थोड़ी थोड़ी सभी को खिलाई। फिर हरिदास को पत्र लिखा कि उनके सभी कर्मचारी लेखक बनने के मोह में अफीम खाकर नशे में टूल रहे हैं। अगर अभी उनके लिए मिठाई का प्रबंध नहीं कर देते तो हाथ में हथकड़ी पड़ सकती है। हरिदास सब कुछ समझ गए और उन्होंने 10 रुपये भेज दिए। लेकिन एक बात जो उनके मित्रों को बहुत परेशान करती थी, वह थी उनकी लोगों को अकारण ही क्रुद्ध कर देने की प्रवृत्ति। किसी के बारे में झूठ मूठ प्रचार कर देते थे या परेशान करने के लिए ऐसा वैसा कह देते थे। कवि गुरु रविन्द्रनाथ तक को
उन्होंने नहीं छोड़ा था। उस दिन रसचक्र की बैठक में उन्होंने सहसा बड़ी गंभीरता से कहा, तुमने सुना, आजकल रामानंद चटर्जी और गुरुदेव में बोलचाल बंद है। सच? क्या बात है? रामानंद यूरोप गए थे ना, दाढ़ी के कारण लोगों ने उन्हें रविंद्र समझ लिया। उस कवि गुरु को यह पता लगा तो उन्होंने रामानंद चटर्जी से कहा कि वे अपनी दाढ़ी कटवा दें। वे तैयार नहीं हुए। भला इतने दिनों के परिश्रम से बढ़ाई दाढ़ी कैसे कटवाई जा सकती है? तब कवि गुरु ने प्रस्ताव किया कि यदि दाढ़ी कटवाना संभव नहीं है तो वे मेहंदी लगाया करें। यह सुनकर रामानंद बाबू क्रुद्ध हो उठे, बोले, क्या मैं मुसलमान हूं? बस तब से उनकी बोलचाल बंद है। रस चक्र के अधिकांश सदस्य शरद बाबू के बिरबली स्वभाव से परिचित थे। इस परिहास पर वे खूब हंसे। पर यह भी सच है कि इसी कारण जो उनसे अपरिचित थे उनके बारे में बुरी धारणा बना लेते थे, या जो उनके विरोधी थे वे इसका अनुचित लाभ उठाते थे। किंतु वे जरा भी परेशान नहीं होते, मित्र तर्क करते और वे हंसते रहते। यह सब वे रस लेने के विचार से ही करते थे। वे लोग देखते तो पाते उनकी आंखों में छेड़छाड़ करने की वृत्ति है। इसीलिए जब सत्य प्रकट होता है तो संबंधित व्यक्ति हंस पड़ते थे। लेकिन सभा तो इतने उदार नहीं होते कि जाने कि आदमी अपनी दुर्बलताओं के साथ ही बड़ा होता है, उससे कटकर नहीं। इसी वर्ष अर्थात बात है 10-11 अप्रैल 1925 ईस्वी की, मुंशीगंज में बंगी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। उसकी साहित्य शाखा की अध्यक्षता की थी शरद बाबू ने। उस समय वे ढाका भी गए थे। विश्व भारती सम्मिलनी ने उनका अभिनंदन किया था और अपने प्रिय मित्र उपन्यासकार चारूचंद बंदोपाध्याय के घर पर ठहरे थे। वहां के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुरेश चंद्र घटक स्वयं साहित्यिक थे। वे उन्हें अपने पास ले जाना चाहते थे। ढाका विश्वविद्यालय के इतिहास के अध्यापक डॉक्टर रमेश चंद्र मजमूदार मुंशीगंज में ही उन्हें अपने घर पर ठहरने का निमंत्रण दे चुके थे। लेकिन शरद बाबू ने सबसे यही कहा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आपका घर कहाँ है? हाँ, चारू मेरा बचपन का दोस्त है। उसका घर मेरा घर है। उसकी पत्नी मेरी जितनी देखभाल करती है उतनी तुम नहीं कर सकोगे। वे किसी के पास जाकर नहीं ठहरे, फिर भी बारी बारी उनके घर चरण धूलि डालने का निमंत्रण उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। मजमूदार महाशय के घर जब मजलिस जमी तो कितनी कहानियां सुनाई, कितने प्याले चाय पी और कितना तंबाकू खाया, इसका हिसाब किसी के पास नहीं हो सकता। जिस रात सुरेश चंद्र के यहाँ निमंत्रण था उसी रात को अपूर्व चंद्र कुमार के घर जाना था। बातों के धनी शरद बाबू को यह सब कैसे याद रहता। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद स्वयं कुमार रात में 11 बजे उन्हें लेने के लिए आए। शरद बाबू ने कहा, लोगों को मुझसे बात करने में आनंद आता है तो मैं कृपण क्यों हूँ। उनके घर से वे रात के 2:30 बजे लौटे तो चारू बाबू ने कहा, शरद, समय के संबंध में तुम्हें कुछ ध्यान देना चाहिए। उन्हें तुरंत उत्तर मिला, देखो चारू, मनुष्य घड़ी का दास हो यह मैं नहीं चाह सकता। तुम दासता से घृणा करते हो, तब भी मुझसे कहते हो कि घड़ी का दास बनूं, वह मैं नहीं करूंगा। आवारापन से शायद उन्हें मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसने उनके जीवन पर जो छाप लगा दी थी उससे वे कभी भी मुक्त नहीं हो सके। वे तथाकथित सभ्य समाज से सुसंस्कृत व्यक्ति कभी नहीं बन सके। उस समय भी जब वह बंगला साहित्य के महान उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, उन्होंने अपने को अभिजात वर्ग का व्यक्ति कहकर परिचित कराने की जरा भी चेष्टा नहीं की। यही कहा, मैं न तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ न मेरा ज्ञान ही कुछ अधिक है। मुझे जो पढ़ना चाहते हैं उसका कारण यही है कि मैंने अपनी रचनाओं में वही चित्रित किया है जो मैंने अपने आँखों से देखा है और मन से अनुभव किया है। अभिजात वर्ग के विरोध में वे व्रात्य ही बने रहे। कई वर्ष पूर्व प्रमथ चौधरी ने जब उन्हें अपनी एक पुस्तक समर्पित की थी
तब भी उन्होंने यही कहा था, मेरे जैसे दुष्चरित्र को पुस्तक समर्पित करने के लिए समाज चौधरी महाशय को क्षमा नहीं करेगा। वे ठहरे परम विद्वान समाज के चौधरी और मैं ठहरा शरत चाटुज्ये। यह बात है 1919 ईस्वी की। आहुति कहानी संग्रह उन्हें सौंपा गया था। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था वह उतना ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को और अपने साहित्य के थीम को स्पष्ट किया है। साहित्य में आर्ट और दुर्नति क्या है, सुदेश और साहित्य में संग्रहित, उनकी विशद व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, साहित्य की सुशिक्षा, नीति और लाभालाभ का अंश ही अब तक मैं व्यक्त करता आया हूँ। जो चीज़ इससे भी बड़ी है, इसका आनंद, इसका सौंदर्य, उसकी आलोचना करने का समय अनेक कारणों से मुझे नहीं मिला। केवल एक बात कह रखना चाहता हूँ कि आनंद और सौंदर्य केवल बाहर की वस्तु नहीं है, केवल सृष्टि करने की त्रुटि ही है, उसे ग्रहण करने की क्षमता नहीं। यह बात किसी तरह सच नहीं है। शायद आज यह असुंदर और आनंदहीन जान पड़े, किंतु यही इसकी आखिरी बात नहीं है। आधुनिक साहित्य के संबंध में यह सत्य याद रखने की जरूरत है। और एक बात कहकर ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। अंग्रेजी में आइडियलिस्टिक अर्थात आदर्शवादी और रियलिस्टिक यथार्थवादी दो शब्द हैं। हाल में किसी ने यह अभियोग लगाया है कि आधुनिक बंगला साहित्य अत्यधिक यथार्थवादी हो चला है। मैं कहता हूँ, एक को अलग करके दूसरा नहीं होता। कम से कम जिसे उपन्यास कहते हैं वह नहीं होता। हाँ, कौन किधर कितना झुक कर चलेगा यह साहित्यिक शक्ति और रुचि पर निर्भर करता है। किंतु एक शिकायत यह की जा सकती है कि पहले की तरह राजे रजवाड़ों और जमींदारों के दुख दैन्य द्वंद्वहीन जीवन के इतिहास को लेकर आधुनिक साहित्य सेवी को संतोष नहीं होता, उसका मन नहीं भरता। वह नीचे स्तर में उतर गया है। यह अफसोस की बात नहीं है, बल्कि इस अभिशप्त और तमाम दुखों के देश में अपने अभियान को छोड़कर रूसी साहित्य की तरह जिस दिन वह और भी समाज के नीचे के स्तर में उतरकर उनके दुख और वेदना के बीच खड़ा हो सकेगा, उस दिन यह साहित्य साधना केवल स्वदेश में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी अपना स्थान कर लेगी। आदर अभ्यर्थना का यह जो क्रम आरंभ हुआ वह फिर नहीं टूटा। उसमें कई महान गुण थे, फिर भी हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनकी कमजोरियां जो कम नहीं थीं उनके कार्य को नष्ट न कर दें। लेकिन यह डर निर्मूल था। नियति ने उनके लिए यही पथ निश्चित किया था जिस पर वे निरंतर भूल और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे गरीबी से उठकर आए थे, शिक्षा भी उन्हें कम ही मिली थी, परंतु जीवन की पाठशाला में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए थे उनके कारण मनुष्य को समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई थी। भले ही व्यवहार उनका अब भी अटपटा ही था, यह अटपटापन उन्हें अक्सर मुसीबत में डाल देता था, परंतु मस्तिष्क का संतुलन कभी नहीं खोने देता था। जानने से भी अधिक वे मनुष्य को प्यार करते थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 9 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।